बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करो इब्तिदा तेरे नाम से, तेरी शान तेरे बयान से, दे तौफीक मुझको है मालिक मेरे, जाऊं सुर्खरू इस जहां से। सभी देखने वालों को द शाजी शो में शहजाद शाह का अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल या अली मदद। मेरा साथ दे रही हैं वंदना कपूर जी। जी वंदना जी। सत श्री अकाल, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ, स्वागत करती हूँ शो में। आपका साथ दे रही हूँ और शाह जी को आज फिर से चैलेंजिंग क्वेश्चंस के साथ परेशान करने वाली हूँ। तो शाह जी, शो की शुरुआत करते हैं। पिछले शो से हमने आज की लड़ी कुछ जोड़ी है दोस्तों। पिछले शो में हमने बात की थी फर्ज पे। तो फर्ज की जो बुनियाद होती है उसकी बातचीत थोड़ी छेड़ी थी कि क्या होता है फर्ज। तो आज थोड़ा सा रैप अप करते हुए सिर्फ इतना सा मैं जानना चाहूंगी कि एक मुख्तसर सी बात जो हमने पिछले शो में शुरुआत की थी, बुनियाद रखी थी, आप जरा थोड़ा क्लैरिफाई कीजिए कि हम फर्ज पे पहली बात कर क्यों रहे हैं, दूसरा फर्ज है क्या, और आज हम इस शो में थोड़ा उसी को आगे बढ़ाते हुए किस तरफ लेके जाएंगे शो को। देखिए, जैसे हम लास्ट एपिसोड में बात कर रहे थे कि फर्ज जो है वो कौन से ऐसे फ्राइज हैं जो कि एक हस्बैंड को बीवी के लिए जो है वो करने पड़ते हैं, या बीवी को हस्बैंड के लिए करने पड़ते हैं, या आपको आपके पार्टनर के लिए करने पड़ते हैं। उसमें सबसे पहले जो मैंने पॉइंट किया था नोटेड के सबसे पहला जो मेरी नज़र में आता है वो है इज्जत। नो मैटर व्हाट, इज्जत जो है वो बहुत ज़रूरी है। दूसरे वो फ्राइज होते हैं कि जो आपने करने ही करने होते हैं। जैसे आपने, अगर आपकी बीवी है तो आपने बच्चों को जो है वो और बीवी को जो है वो खाना प्रोवाइड करना है, जो कि एक किस्म की आपकी जो है वो बेसिक ज़रूरत होती है। बेसिक नीड जो है वो आपको फुलफिल करनी ही होती है। ये फ़राइज़ में शामिल है। जब ज़्यादा मैंने जो जोर दिया था वो बात ये थी कि आपको जो है वो एक दूसरे की इज्जत करनी ही करनी है, नो मैटर व्हाट। हस्बैंड वाइफ में जो है वो क्योंकि ज़्यादा हमारा रिश्ता क्लोज आ जाता है, और मैं इस पे ज़्यादा जोर इसलिए देता हूँ बार बार कि जो ये पॉइंट ऐसा है कि यहाँ पे आपको, जब आप दूसरे की इज्जत करते हैं, स्पेशली अपने पार्टनर की, तो देखिए ऑटोमेटिकली आपको उसके बैक में इज्जत मिलती है। साथ में मैं एक और चीज़ वजाहत कर सकूं जिन पे कुछ लोगों ने क्वेश्चन भी उठाया कि देखें, हमारा मकसद किसी भी रिलीजन को अप एंड डाउन करना नहीं है। मतलब मैं सीधी ये बात क्लियर करता हूँ, मैं सब रिलीजन्स की जो है वो दिल से कदर करता हूँ, दिल से एहतराम करता हूँ, इज्जत करता हूँ। मैंने सिर्फ रेफरेंसेस इसलिए दिए थे कि देखें कि थोड़ा सा बंदे को आइडिया मिल जाता है कि अगर मैं किसी बैकग्राउंड से पढ़ा हुआ हूँ या ये किसी बैकग्राउंड से पढ़ी हुई हैं या बड़ी हुई हैं। इंसान जो है वो बेसिकली जो है वो माहौल से सीखता है। जिस माहौल में वो बड़ा होता है उसका जो कवर है उसके ऊपर उसकी ज़िंदगी पे बहुत असर करता है। अब उसको सिर्फ नज़र रखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए मैंने सिर्फ रेफरेंसेस दिए थे। मुझे आप लोगों की क्वेश्चन जो आए, और थैंक यू वेरी मच, आप लोग देखते हैं इस चीज़ को और पॉइंट नोट करते हैं, रियली अप्रिशिएटेड। और फिर वही कि मेरा किसी भी रिलीजन्स को प्रमोट करने का या डिग्रेड या अब नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक ऐसा कुछ नहीं है। सब रिलीजन्स मेरे लिए एहतराम के काबिल है, मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ। ये जो है हम लोग जो डिस्कशन करते हैं ये बिल्कुल बियॉन्ड दिस रिलीजन्स है। हम लोग सिर्फ सोशल जो इश्यूज होते हैं उस पर डिस्कस करते हैं। वो आप किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, फॉलो करें, करते रहें, हमारी को मदद चाहिए, हम हाजिर हैं। ठीक है वंदना जी, मैंने जी बिल्कुल सही कहा आपने, और इस बात को मैं भी डेफिनेटली डिटो कहूंगी कि किसी रिलीजन का कोई यहाँ पे हम प्रो और कॉन नहीं कर रहे। दूसरी चीज जो आपने बात उठाई कि क्या अब रिलेशनशिप, और ये बात हमारी उठी भी कहाँ से थी कि फर्ज पे हमने बात शुरू भी कहाँ से की कि रेट ऑफ डिवोर्सेस ज्यादा क्यों हो गए हैं, और कहाँ पे इशू, क्या आज की डेट में भी फर्ज उसी तरह निभाए जा रहे हैं। पहले रिश्ते जो थे वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ज्यादा लंबे क्यों टिकते थे, आज के दौर में डिवोर्स क्यों कॉमन हो चुका है, इस बात से फर्ज पे बात आई। और क्योंकि हमने बात डिस्कस की भी थी लास्ट टाइम कि हमें जब कभी भी हस्बैंड वाइफ में खास तौर से तकरार होती है तो एक दूसरे की तरफ जब हम उंगली उठाते हैं
तो अपनी तरफ उठती 3 उंगलियां नजर नहीं आती, और उसमें हो जाता है। और ये दोनों तरफ, नॉट कि कोई एक पक्ष नहीं ले रहे हम, दोनों तरफ, कि आपको एक दूसरे के, आपकी तरफ फर्ज याद रहते हैं और अपने हक याद रहते हैं कि मेरा ये राइट है, मेरा ये राइट है, आपका ये फर्ज है। लेकिन जो आपकी अपनी ड्यूटी होती है रिश्ते की तरफ, वो कई दफा आपको खुद को नजर नहीं आती। अनफॉर्चुनेटली ये रब ने हमें 2 आंखें दी हैं, लेकिन अपना चेहरा हम खुद नहीं देख सकते, उसके लिए आईना चाहिए। तो पार्टनर्स आपस में डिस्कस कर सकते हैं, और अगर आपस में आपकी किसी भी वजह से झगड़ा किसी बात पे ऐसा उठा है कि आप नहीं सुलझा सकते, तो पेरेंट्स, जैसे इन्होंने पिछली दफा कहा, वो बहुत बड़े गाइड है आपके लिए। उसके बाद मैरिज काउंसलर्स और बहुत कुछ है अवेलेबल। आपके रिश्तेदार, आपके क्लोज दोस्त हैं, वो मदद कर सकते कुछ हैं। भी हो सकता है, लेकिन बात अगर हम फर्ज की करते हैं तो एक दूसरे की तरफ रिस्पेक्ट, जैसे इन्होंने कहा, वो पहला है। मेरा पार्टनर मुझे इज्जत नहीं देता या मेरा पार्टनर मुझे प्यार नहीं देता, फिर अपने ऊपर जरूर देखिए, क्या मैं इज्जत और प्यार दे रही हूँ या या दे हूं। रहा हूँ। तो वो चीज जब हम दोनों तरफ एक दूसरे की तरफ देखेंगे, और ये सवाल हर दिन होना चाहिए जब भी आपको लगे कि यार देयर समथिंग रॉन्ग, मेरे पार्टनर ने मुझे इज्जत या मेरे पार्टनर ने मुझे प्यार उस तरह से नहीं दिया, तो वो इंट्रोस्पेक्शन जरूरी है। फिर से बात घुमा फिरा के मैं लेके आती हूँ, तो एक्चुअल में हस्बैंड वाइफ का एक दूसरे की तरफ रिलेशनशिप में फर्ज होना क्या चाहिए, और किस तरह से वो मेक श्योर कर सकते हैं कि रिश्ता जो है वो एक ऐसे मकाम पे रहे जहां पे बुनियाद स्ट्रांग रहे। देखिए जी, बहुत सारी चीजें मिक्स हो जाती है ना जब आप इस तरह के फराइज की बात करते हैं। जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम बात की थी कि वो हस्बैंड वाइफ दोनों काम करते हैं, तो जाहिर है फिर जब 2 सोर्सेज से आपके घर में एक इनकम आ रही है, तो वो उसमें बहुत सारी चीज़ें डिवाइड भी हो जाती हैं। और अगर आप उस डिवाइडेशन को सिर्फ इस हद तक महदूद रखते हैं कि जी जो मेरा पैसा आ रहा है वो सिर्फ मैं अपनी ख्वाहिशात के लिए पूरा करूं, और जो मेरी बीवी कमा रही है, जो मेरा बंदा कमा रहा है, वो जो है वो घर संभाले, तो इस तरह थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट आना शुरू हो जाता है, जहाँ पे हमेशा पॉइंट उठता है कि झगड़ा जो है वो अनकरीब होने वाला है। उसमें जैसे आपने बात की थी कि देखें, बीवी का फर्ज भी बनता है अगर वो इनकम कमा रही है, या कई बार तो हस्बैंड से ज़्यादा, यहाँ पे तो ज़्यादा कमाती है वैसे। तो अगर ये सूरत हाल है तो फिर बीवी को जो है वो इस चीज़ में लीड करना चाहिए कि मतलब अपने खामन के साथ शाना बशाना उसके साथ चले। जैसे आपने वजाहत भी की कि शादी का जो बंधन है या रिश्ते का जो बंधन है या पार्टनरशिप का जो बंधन है, ऐसा बंधन होता है कि आप एक दूसरे के बगैर पूरे नहीं होते हैं जी। तो जब आप एक दूसरे के साथ चल रहे हैं और एक दूसरे के लिए हैं, और आप दोनों ने जो है वो घर को चलाना है या घर अपनी जिंदगी की गाड़ी को चलाना है, तो उसमें फिर ये होता है कि आप दोनों ने कितना कमाया। फर्ज करो आपके हस्बैंड ने 10 रुपए कमाए और आपने 90 रुपए कमा लिए, तो इन टोटल अगर देखा जाए तो आपके घर में जो है वो $100 आए। और अगर आपका खर्चा जो है वो आपका $80 का या $60 का मंथली है, जस्ट गिविंग यू एग्जांपल, तो उसमें आपको एक चाहिए कि उस 100 को इकट्ठा करके आप 80 को यूज करें, बाकी जो बच जाए वो डिवाइड कर लें। मगर इसमें ऐसा देखने में नहीं आता है। प्रॉब्लम आती है यहाँ पे, क्योंकि जब हस्बैंड कमा रहा होता है तो जाहिर है बीवी जो है वो फिर उसके खर्चे तो हस्बैंड नहीं पूरे करने एज पर द लॉ। मगर जब बीवी कमाना शुरू करती है तो वो उसकी जो सैलरी होती है वो उस खर्चों में नहीं आती है, वो उसके अपने फैशन में लग जाती है। जी। तो फिर यहाँ पे प्रॉब्लम शुरू होती है। एक्चुअली यहाँ पे मैं एक बात और क्लैरिफाई भी करना चाहती हूँ। होता क्या है कि जब खास तौर से आजकल की जो बच्चियां बड़ी हो रही हैं, हम भी जब उस एज में थे, तो माई मनी इज माई मनी, हस्बैंड्स मनी इज ऑल्सो माई मनी। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये बुकिश लैंग्वेज में या फिल्मों की लैंग्वेज में ये अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप हार्मनी चाहते हैं और घर में एक प्यारा रिश्ता चाहते हैं और चाहते हैं लॉन्ग टर्म चले रिश्ता, तो वो एक एफर्ट जो है वो कंबाइंड हो जाती है। और अगर नहीं होगी तो फिर डिवोर्सेस होते हैं, और फिर अगर डिवोर्सेस होते हैं फिर शिकायत काहेगी। एक्चुअल इशू वहीं पे आता है जब हम सामने वाले से उम्मीद ज्यादा रखते हैं, बजाय कि वो वर्कआउट करना, जैसे आपने कहा है कि एक दूसरे को आप समझें। स्पेशली 3 मुद्दे उठे हैं रिसर्च के हिसाब से जिस वजह से ज्यादा डिवोर्सेस हो रहे हैं। पहला फाइनेंशियल इशू, जिससे आपने अभी रेज किया, सबसे बड़ा इशू जो है, बहुत बड़ा इशू है।
और उसमें और दूसरा इशू है कि फिजिकल अट्रैक्शन जो है, कई दफा आप एक बंदे की दूसरी बंदे से ज्यादा कम जो भी है, और उस वजह से वो आउटसाइड मैरिज जब रिलेशनशिप रखते हैं वहां पे इश्यूज आते हैं, और वो लॉयल्टी इशू सबसे बड़ा बन जाता है आपके लिए। तीसरा, पेरेंटिंग स्टाइल। अगर दोनों का सेम नहीं है तो प्रॉब्लम्स आती हैं। आप एक तरह से उनको रेज करना चाहते हैं और हस्बैंड एक तरह से, तो वो प्रॉब्लम्स जो हैं आप दोनों के बीच की ही हैं। तीनों इश्यूज आप दोनों मिलकर रिजॉल्व कर सकते हैं, और अगर आप इशू बना के उसको, रिश्ते को खत्म करना चाहें, तो वो ही एक इशू बन भी सकता है। तो शाहजी, इसमें जो सबसे बड़ा इशू फाइनेंशियल जो है उसे काफी ज्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है, और उसे इन्होंने, और लॉयल्टी को। लॉयल्टी का काफी बड़ा इशू है, क्योंकि जो देखा गया सराउंडिंग एरिया में कि लॉयल्टी जो है वो भी आपकी कैसे मजबूत हो सकती है, उसमें आपका एक दूसरे पे ट्रस्ट जो है वो बहुत जी। जरूरी है। हमने कुछ एपिसोड पहले ट्रस्ट के ऊपर बात की थी कि ट्रस्ट है क्या। तो देखिए, जब ट्रस्ट जो है वो टूटता है तो फिर लॉयल्टी जो है वो थोड़ी सी जो है ना, उसमें थोड़ी दरार आनी शुरू होती है। और दरार जब वैसे ही आएगी जब आपके जहन में कुछ आएगा। और नेगेटिविटी क्यों आएगी? जब कोई इशू, अब देखिए सारा कुछ ये बिल्कुल एक के साथ जुड़ा हुआ है। तो सारी चीजें जो है वो घूम फिर के एक ही चीज के ऊपर आती हैं कि आप अपने पार्टनर के साथ कितने ज्यादा सिंसियर हैं। जी बिल्कुल। अगर आप सिंसियर हैं तो फिर पैसे का मसला भी नहीं है, लॉयल्टी का भी इशू नहीं है, ट्रस्ट का भी इशू नहीं है। और अगर आप एक दूसरे के मानने वाले हैं, साथ चलने वाले हैं, फिर बच्चों को रेस करने का इशू भी नहीं है। पेरेंटिंग जैसे बात करते हैं कि बच्चों को कैसे बड़ा करना है, किस तरीके से बड़ा करना है, तो वो आप लोगों ने डिस्कस किया पहले बैठ के, हस्बैंड वाइफ ने एक फाइनल फैसला किया और फिर वो बच्चों पे इम्प्लीमेंट कर दिया। एक्चुअली प्रॉब्लम ज्यादा मेरे हिसाब से तभी आती है जब आपके अंदर कम्युनिकेशन गैप होती है, और जब कम्युनिकेशन गैप आप क्लियर नहीं करते या उसे किसी भी तरह से आप खत्म करने की कोशिश नहीं करते हैं, और बेसिकली घर से बाहर अपनी किसी औरत अपनी सहेली से, मर्द अपने दोस्त से डिस्कस कर लेता है लेकिन आपस में नहीं शेयर करते, वहां पे मेरे ख्याल से आपके इश्यू रिजॉल्व नहीं होते। उसमें भी ये भी तो है ना कि देखें, जब अब औरत भी काम कर रही है और आदमी भी काम कर रहा है, तो ज्यादा टाइम वो कहाँ स्पेंड करते हैं? बाहर ही करते हैं ऑब्वियसली, तो वहीं पे ज्यादा डिस्कशन हो अब जाता है। जहाँ पे जब आप ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, अब जो लोग 7 डेज काम करते हैं या 9 to 5 करते हैं काम, 9 to 5 के लिए भी जो है वो सुबह आपको 7 बजे रेडी होके निकलना पड़ता है। ट्रैफिक, आप 9 बजे पहुंचे, आपने 5 बजे छुट्टी की, मैंने कम वैसे कम आवर बता रहा हूँ मैं, 5 बजे आपने छुट्टी की, वाइंड अप करते करते 5:30 हो गए, फिर ट्रैफिक आते आते घर 7:30-8 बज गए। जो बंदा सुबह 7 बजे से लेकर रात को 7-8 बजे तक वापस घर पहुंचता है, उसके बाद जो है वो वैसे ही एग्जॉस्ट होता है। अब एग्जॉस्ट होने के बाद वो बंदा बात क्या करे? बात करने के बाद यही हाल अगर औरत का है, अगर औरत भी काम कर रही है, तो फिर दोनों एग्जॉस्ट हैं, तो फिर टाइम कहाँ रह गया? ये काफी बड़ी बात है, क्योंकि देखिए आपको एक दूसरे के साथ कितने बजे कब बात करनी है। एक्चुअली यहाँ पे मैं कहूँगी मेक कैलेंडर योर सेकंड ब्रेन, ये चीज मैंने सीखी है और इसमें बहुत फायदा भी होता है दोनों की। अब जैसे हस्बैंड वाइफ की, अगर आपको पता है कि ब्रेक टाइम कब है और आप बात कर सकें, तो फर्ज ये है आपका कि मेकिंग श्योर जो भी चीज इंपॉर्टेंट है आप उसको रेज करें, और उसे, अगर स्पेशली कोई इश्यू आपको परेशान कर रहा है, उसे आप देर तक नहीं पेंडिंग रखें। हस्बैंड से या हस्बैंड वाइफ से उस चीज को जितना जल्दी हो सके क्लियर करें। और यहाँ पे एक चीज और कहना चाहती हूँ कि जब हम बड़े हो रहे होते हैं, हम काफी सहेलियों से और ये मीडिया से आजकल बच्चे बहुत कुछ सीख लेते हैं। जी, टिकटॉक से बहुत सीखते हैं। तो उसके जगह अगर आप वाकई में रिश्ते को बुनियादी तौर पे स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं अपने बड़ों से, अपने पेरेंट्स से, जैसे आपने कहा था, और स्क्रिप्चर से, वो डजंट मैटर कौन सी बुक आप उठाते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता अच्छा, है। मुझे वैसे यहाँ पे याद आया कि जैसे आपने भी सोशल मीडिया की बात की, लोग बच्चे जो है वो इंटरनेट से सीखते हैं। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप जो है वो सिर्फ एक पोस्ट को या एक वीडियो को देख के इम्प्रेस ना हो जाया करें। ऑलवेज कंपेयर किया करें उसकी रूट्स क्या हैं, जिस बंदे ने या जिस औरत ने या जिस शख्स ने वो पोस्ट डाली है, क्या वो इतना ऑथेंटिकेट है कि वो इस बात को चैलेंज कर रहा है, इस ऑथेंटिकेशन के साथ पोस्ट कर रहा है कि आप उस पर 100% ट्रस्ट कर सकते हैं। क्या उसका बैकग्राउंड जो है वो सिर्फ मजाक के लिए है या कॉमेडी के लिए है या लाइक्स लेने के लिए है?
या अपनी सिर्फ वाह करवाने के लिए है। तो कई बार क्या था, क्योंकि आप जब देखते हैं एक हट के वीडियो है, थोड़ी सी आपको पता तो है नहीं, क्योंकि इसलिए आप सर्च कर रहे हैं। जब आपको पता होता तो आप सर्च ना करते, फिर आप उसकी जो है उसके और तफसील ढूंढते। जब आप सर्च कर रहे होते हैं मतलब आपको नहीं पता। तो उसके बेहतरीन सोर्सेज क्या होते हैं कि आप खुद पढ़िए। आपके पास इतना टाइम होना चाहिए अपनी ज़िंदगी को संवारने के लिए, अपनी घर की लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, कि आप हफ्ते में कुछ 1-2 घंटे जो है वो स्टडी में जरूर लगाइए। थोड़ा हार्ड हो जाए। इम्प्रूवमेंट, या वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव सेल्फ इम्प्रूवमेंट। और इसमें सबसे बड़ी बात, जैसे आपने कही, सोर्स क्या है आपकी इंफॉर्मेशन का, वो जरूर देखिए। जैसे विकिपीडिया और गूगल पे कोई भी उठ के कुछ भी लिख सकता है, सो डोंट जस्ट ट्रस्ट दैट। आपको ऑथेंटिकेट सोर्सेज का पता होना चाहिए, और उसमें डेफिनेटली रिसर्च किए बगैर, और हम लोग भी अगर कोई बात यहाँ पे छेड़ते हैं उससे कहने से पहले हम लोग जरूर रिसर्च चेक करते हैं। अदरवाइज आपको कोई भी ऐसी बात जो हम कहते हैं तो हम क्लियर करते हैं कि ये हमारा ओपिनियन है। इसी तरह जो है, मैं एक और बात से मुझे साथ अटैच बात याद है कि जब आपकी पार्टनर के बारे में कोई बात करता है तो उसमें भी आपको जो है ना थोड़ा सा तहम्मुल मिजाजी के साथ कूल डाउन होके आप जो है वो अपने हस्बैंड या अपने पार्टनर से तहकीक जरूर करें, उसकी वेरिफिकेशन जरूर करें, बजाय कि आप उस पर जो है वो फड्डा शुरू कर दें कि आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ का बाहर कोई दोस्त है या सहेली है कोई। मतलब कई बार ऐसे ही होता है देखने में जो आता है कि जी अब वो भी आपके एक फ़राइज़ में से एक फ़राइज़ आ जाता है, क्योंकि वो आपका पार्टनर है। जब आप उसके बारे में कुछ सुन रहे हैं या सुन रही हैं तो वो सबसे पहले तो देखेंगे वो पोस्ट डाली किसने है। हो सकता है किसी ने ऐसी तंग करने के लिए आपको या आपके हस्बैंड को वो पोस्ट डाल दी हो और वो टोटल फेक हो कि जी आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ जो है वो तो उस दिन पार्टी में उस बंदे के साथ थी, उस बंदी के साथ था। आपने वो तहकीक नहीं की, आपने उसको छाना नहीं, आपने उसको चेक नहीं किया, आपने वेरीफाई नहीं किया, और आप जो है वो शुरू हो गए। ये भी एक फ्राज में से है, क्योंकि आप जो है बेसिकली अब आप अपने हस्बैंड को, अपने पार्टनर को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। आपका उन पे इतना ज्यादा आपको एतमाद नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, तो वो फिर जो है ना कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे फिर आता है और फड्डा फिर यहाँ पे भी शुरू होता है। और एक्सपेक्टेशंस जो होती है ना, देखिए अपनी एक्सपेक्टेशंस को रीजनेबल रखना भी बहुत बड़ी बात है। आप शक के दायरे में जितना ज़्यादा रहेंगे उतना ज़्यादा आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आएंगी। तो जैसे इन्होंने कहा, क्लैरिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज़ ये है, हमने पिछले एपिसोड में जैसे बातें की पुराने रिश्तों में किस तरह से बुनियादी तौर पे एक स्ट्रेंथ थी, वो पार्टनर को जैसे एक बहुत हाई लेवल पे हिंदू रिलीजन की एक मिसाल ली थी कि हस्बैंड को परमेश्वर का रूप समझा गया है, उसी तरह वाइफ को भी गॉडेस यानी कि माँ का रूप सबसे बड़ा रूप होता है। वो इन्होंने इस्लाम के हिसाब से भी बताया। तो अगेन टेलिंग यू कि किसी भी रिलीजन को यहाँ पे हमने मापदंड ना देते हुए सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं कि भाई हम तो सबको मानते हैं, हमने सब मान दिया हमारे लिए तो सब एक है। सब तरफ से आप किसी भी एक किताब, बेसिकली गुड बुक्स, एनी गुड बुक आप उठाएं, सीखने को बहुत मिलता है। सोशल मीडिया से ज्यादा उनसे सीखने को मिलता है जो ऑथेंटिकेट है, राइट। तो उसमें है आपको ज्यादा थोड़ा सा वक्त अपना वहां पे स्पेंड करना चाहिए, स्पेशली अगर आपको प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं रिलेशनशिप में। तो वहां से जवाब बहुत अच्छे मिलते हैं और ऑथेंटिकेट जवाब मिलते हैं। तो मेरे ख्याल से हम लोग जब इसको अगर वाइंड अप करना चाहें और इन फ्राइज की बात करें, तो फ्राइज में हम लोगों ने काउंट किया। सबसे पहली चीज जो मैं मानता हूं कि वो रिस्पेक्ट, जी, दूसरे पे ट्रस्ट, तीसरी बात हम कर रहे हैं कि जब कोई ऐसी बात बाहर अनहोनी हो तो आपका इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने पार्टनर के ऊपर कि आप उसके साथ बैठकर डिस्कस कर सकें। जी बिल्कुल, ये भी फराइज में शामिल होता है। जी। आपका चौथा नंबर जो मेरे ख्याल से है वो ये है कि आपका ये भी फर्ज है कि अगर आपके पार्टनर की गैर मौजूदगी में आपके पार्टनर के खिलाफ कोई बंदा भी या बंदी भी बात कर रहा है या कर रही है, तो आपका ये फर्ज बनता है कि आप उसको वहीं पे स्टॉप करें। जी बिल्कुल, ये भी फर्जों में शामिल है, क्योंकि जब आप अपने पार्टनर की प्रोटेक्शन नहीं बनते हैं या बनती हैं, तो यही मामला दूसरे के साथ भी हो सकता है।
जहां पे आपने गैप छोड़ा वो गैप कहीं ना कहीं तो फिल होगा। आप उस गैप को पैदा होने ही ना दें। और तीसरी बात, मिलजुल के घर को चलाएं। घर, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंसेस जो हैं, अब मैं जैसे पुराने दौर की बात कर रहा था कि जब पुराने टाइम में बाप कमाता था और माँ जो है वो घर में बच्चों को संभालती थी। आजकल के दौर में थोड़ा स्टाइल चेंज हो गया है जी। औरतें जो हैं वो भी अपने खावंद के साथ काम करने के लिए मेरे ख्याल से मजबूर भी हैं, या कुछ एक लोग शौक से भी करती हैं कि उनको दे नीड देयर ओन मनी, राइट। जी। और अगर ये करते हैं और करती हैं, अच्छी बात है, आप अपने घर में पैसा ला रहे हैं, दोनों की एक ही डायरेक्शन होनी चाहिए, तो घर जो है वो ज्यादा अच्छा और स्मूथ हो जाता है। और हमारा मकसद भी यही है कि हम उन्हीं पॉइंट्स को बात करें कि ताकि जिनसे हमारे घर में और खुशहाली आ सके। पार्टनर एक दूसरे के साथ घर में खुशहाली आ सके और पार्टनर एक दूसरे के साथ जिंदगी को अच्छे तरीके से गुजार सके। यही मेन मकसद है हमारे इस शो का। और जहां पर भी कहीं पे लगे कोई भी ऐसे इश्यूज हैं, गैप्स हैं, जहां पे आपको क्लैरिफिकेशन की जरूरत है या उसे फिक्स करने की जरूरत है, तो उसे ज्यादा लंबा ना लटकाएं, जितना जल्दी हो सके उसे रिजॉल्व करें। और किस टाइम पे किसी और को बीच में डालना चाहिए, वो भी आपको खुद को एहसास हो जाता है कि यार अब हम दोनों आपस में नहीं इस चीज को हैंडल कर पा रहे, लेट्स इन्वॉल्व पेरेंट्स और समबडी जिसे दोनों ट्रस्ट करते हो रिलेशनशिप में। तो जो पिछले दौर से इस दौर के जो फर्क आए हैं वो ये हैं कि दोनों मियाँ बीवी काम करते हैं, उसकी वजह से इक्वालिटी एक गुड पॉइंट भी है, बैड पॉइंट भी है, और उसमें अच्छा क्या है बुरा क्या है, इसके ऊपर हम अगला जो शो होगा, जो अगला एपिसोड होगा, उसमें थोड़ी और रोशनी डालेंगे। बट कहना ये चाहेंगे एंड में कि आपका फर्ज है एक दूसरे को 100% सपोर्ट करना और 100% साथ देना, खुशहाली लाना, हार्मनी लाना। और फिर मैं एक चीज की बात यहाँ पे गारंटी देता हूँ, इस चीज की 100% श्योरिटी है कि आपका घर जो है वो खुशियों से भर जाएगा। तो इसके साथ ही इजाजत चाहते हैं। ठीक है वंदना जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हो सके तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।